नमस्कार और स्वागत है आपका। मैं हूं आपका दोस्त एलपी और आज रात हम सीधे युद्ध के मैदान में उतर रहे हैं। आज हम रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 5 ताजा और सबसे अहम खबरें लेकर आए हैं। ये वो खबरें हैं जो मेनस्ट्रीम मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। ये वो विश्लेषण है जो कहीं और नहीं मिलेगा। क्या रूस अब अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है? क्या यूक्रेन तकनीक के दम पर पलटवार कर रहा है और इस खूनी खेल के बीच क्या इंसानियत की कोई उम्मीद बची है? देश आज इन सवालों का जवाब जानना चाहता है और हम आपको जवाब देंगे। आज की रात हम सिर्फ खबरें नहीं बताएंगे, हम उन खबरों के पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कैसे कीव की रातें ड्रोन के धमाकों से गूंज रही हैं, कैसे सुमी में एक नया मोर्चा खुल गया है और कैसे यूक्रेन छोटे छोटे ड्रोनों से रूस की विशाल सैन्य मशीनरी को चुनौती दे रहा है। इन खबरों से आपको मिलेगा युद्ध के मौजूदा हालात का समग्र विश्लेषण। ये सिर्फ एक युद्ध की रिपोर्ट नहीं है, ये उस सच्चाई की पड़ताल है जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम उन सभी पहलुओं को परत दर परत खोलेंगे जो इस युद्ध की दिशा तय कर रहे हैं। हम तथ्यों के साथ बात करेंगे, हम सबूतों के साथ बहस करेंगे और हम आपसे पूछेंगे, इस वैश्विक शतरंज की बिसात पर अगला कदम क्या होगा? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक मिशन है सच को सामने लाने का। चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, 10 जून की रात यूक्रेन के इतिहास में एक और काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई है। रूस ने अपनी पूरी हवाई ताकत का प्रदर्शन करते हुए कीव और ओडेसा पर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे बर्बर हमला किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या यह युद्ध की एक नई और अधिक विनाशकारी दिशा का संकेत है? रिपोर्टों के अनुसार 315 ड्रोन और 7 घातक मिसाइलों ने रात के अंधेरे को चीरते हुए शहरों को दहला दिया। ये सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं था, यह यूक्रेन की आत्मा पर हमला था। यह उन निर्दोष नागरिक पर हमला था जो अपने घरों में सो रहे थे। इस हमले की क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लेकिन रूस यही नहीं रुका। उसने जानबूझकर उन जगहों को निशाना बनाया जो यूक्रेन की पहचान है कि विश्व प्रसिद्ध सांस्कृतिक धरोहर सेंट सोफिया कैथेड्रल और ओडेसा का एक मैटरनिटी वार्ड। जी हाँ, एक मैटरनिटी वार्ड जहाँ नई जिंदगी जन्म लेती है, उसे भी निशाना बनाया गया। मैं पूछता हूँ, क्या अस्पतालों और ऐतिहासिक इमारतों पर हमला करना किसी भी तरह से जायज ठहराया जा सकता है? देश जवाब चाहता है, लेकिन इस अंधेरी रात में उम्मीद की एक किरण भी थी। यूक्रेनी एयर डिफेंस ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए लगभग 277 ड्रोन और सभी 7 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। यह यूक्रेनी सेना की क्षमता और उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि वे कब तक इस तरह के विशाल हमलों का सामना कर पाएंगे? यह हमला रूस की हताशा को दिखाता है या उसकी नई अधिक आक्रामक रणनीति को? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले दिन देंगे। लेकिन एक बात साफ है, यह रात यूक्रेन कभी नहीं भूलेगा। दर्शकों, जहां एक तरफ आसमान से आग बरस रही है, वहीं जमीन पर भी रूस ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। सुमी के उत्तरी क्षेत्र में रूसी सेना ने एक बड़ी रणनीति बढ़त हासिल कर ली है। यह कोई छोटा मोटा सैन्य अभियान नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। रूसी सेना ने लगभग 18 मील तक यूक्रेन सीमा के अंदर घुसपैठ कर ली है और अपने नियंत्रण का विस्तार कर रही है। मैं पूछता हूँ, क्या यह रूस द्वारा एक स्थायी बफर जोन बनाने की कोशिश है? एक ऐसा क्षेत्र जो उसे भविष्य के हमलों से बचाएगा, या यह कीव पर दबाव बढ़ाने की एक और चाल है? इस सैन्य बढ़त का सबसे भयानक परिणाम आम नागरिक को भुगतना पड़ रहा है। रिपोर्ट दिल दहला देने वाली है। लगभग 213 गांवों से बड़े पैमाने पर नागरिक को अपना घर बार छोड़कर भागने पर मजबूर किया जा रहा है। कल्पना कीजिए, हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, अपने जीवन भर की कमाई और यादों को पीछे छोड़कर अनिश्चित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह एक मानवीय संकट है जो हर बीतते पल के साथ गहराता जा रहा है। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पीड़ा को देख रहा है या वे सिर्फ मूकदर्शक बने रहेंगे? ये नया मोर्चा युद्ध की जटिलता को और बढ़ा देता है। ये सिर्फ जमीन पर कब्जा करने की लड़ाई नहीं है, ये यूक्रेन के संसाधनों और मनोबल को तोड़ने की लड़ाई है। रूस ये दिखाना चाहता है कि वह कहीं भी कभी भी एक नया मोर्चा खोल सकता है, जिससे यूक्रेनी सेना को अपनी ताकत को कई जगहों पर बांटना पड़े।
में जो हो रहा है वह सिर्फ एक स्थानीय संघर्ष नहीं है, ये पूरे युद्ध की दिशा को प्रभावित कर सकता है। सवाल ये है कि क्या यूक्रेन इस दोहरे दबाव का सामना कर पाएगा? अब बात करते हैं पलटवार की। दर्शकों, अगर रूस अपनी पारंपरिक सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है तो यूक्रेन ने तकनीक को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर्स वेयर ने रूसी सैन्य खेमे में खलबली मचा दी है। ये कोई आम ऑन नहीं है, ये भविष्य के युद्ध की एक झलक है। यूक्रेन ने छोटे, स्मार्ट और घातक ड्रोन का एक जाल बिछाकर रूस के 5 सबसे महत्वपूर्ण एयर बेस पर एक साथ हमला किया। ये हमला रूस की उस ताकत पर सीधा प्रहार है जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड था, उसकी वायुसेना। इसकी सफलता चौंकाने वाली है। यूक्रेनी ने रूसी एयर डिफेंस को चकमा देते हुए न केवल एयर बेस में प्रवेश किया बल्कि वहां खड़े कई 2905 और बम वर्षों को नष्ट कर दिया। ये वही बम वर्षक है जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलें दागने के लिए करता है। यह एक प्रतीकात्मक जीत से कहीं ज्यादा है। यह रूस की रणनीतिक क्षमताओं पर दिखती भी चोट है। यूक्रेन यह संदेश दे रहा है कि आकार और संख्या ही सब कुछ नहीं है। तकनीक और नवाचार युद्ध का रुख पलट सकते हैं। इस बात का प्रतीक है कि कैसे एक छोटा देश सीमित संसाधनों के साथ एक सैन्य महाशक्ति को चुनौती दे सकता है। यह डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई का आधुनिक संस्करण है, जहां गुलेल की जगह स्मार्ट ड्रोन ने ले ली है। यह अभियान रूस की पारंपरिक सैन्य ताकत को तकनीक से चुनौती देने का एक साहसिक प्रयास है। मैं पूछता हूँ, क्या ये तकनीकी युद्ध की एक नई शुरुआत है? क्या ड्रोन अब युद्ध के मैदान के नए राजा हैं? यह उन परेशान साबित करता है कि यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है और वह हर संभव तरीके से लड़ेगा। दर्शकों, इस विनाश और नफरत के बीच कभी कभी इंसानियत की एक छोटी सी किरण भी दिखाई देती है। हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों और मृत सैनिकों के शवों का आदान प्रदान हुआ है। यह एक ऐसा कदम है जो दिखाता है कि भीषण युद्ध के बीच भी संवाद और मानवता के लिए दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। यह एक कूटनीतिक और मानवीय पहल है जो दोनों पक्षों के उन परिवारों के लिए थोड़ी राहत लेकर आई है। क्नॉइस, जो अपने प्रियजनों की खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, इस आदान प्रदान के तहत लगभग 95 युद्ध बंदियों को रिहा किया गया और वे अपने अपने देश लौट सके। कल्पना कीजिए उन सैनिकों और उनके परिवारों की खुशी का जिन्होंने शायद फिर से मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। इसके साथ ही 212 मृत सैनिकों के शवों को भी उनके देशों को सौंपा गया ताकि उनका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ किया जा सके। यह एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह हर सैनिक को सम्मान देने और उनके परिवारों के दर्द को कम करने का एक प्रयास है। लेकिन हमें इस कदम को लेकर बहुत ज्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए। ये अदला बदली युद्ध की क्रूर सच्चाई को नहीं बदलती। ये सिर्फ एक अस्थायी राहत है। फिर भी ये इस बात का सबूत है कि पर्दे के पीछे बातचीत के चैनल अभी भी खुले हैं। ये स्पष्ट करता है कि युद्ध के बीच भी संवाद और मनुष्यता के रास्ते पूरी तरह से बंद नहीं हुए हैं। सवाल ये है कि क्या इस तरह की छोटी छोटी मानवीय पहले किसी बड़े शांति समझौते का आधार बन सकती है, या ये सिर्फ युद्ध की लंबी रात में टिमटिमाते दिए बनकर रह जाएंगी? और अंत में बात करते हैं उस आवाज की जो इस युद्ध का चेहरा बन गई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों से एक जोरदार अपील की है। उन्होंने अमेरिका और यूरोप से सिर्फ शब्दों नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई की मांग की है। ज़ेलेंस्की का संदेश साफ है, अब बातें करने का वक्त खत्म हो चुका है। अब रूस पर दबाव बढ़ाने का वक्त है ताकि इस विनाशकारी युद्ध को समाप्त किया जा सके। मैं पूछता हूँ, क्या पश्चिमी देश ज़ेलेंस्की की इस पुकार को सुनेंगे? ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि रूस तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे अपनी आक्रामकता की असली कीमत का एहसास नहीं होगा। जब तक उस पर कड़ा और निर्णायक दबाव नहीं डाला जाएगा, वह अपनी विस्तारवादी नीतियों को जारी रखेगा। यह सिर्फ यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, यह लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान की लड़ाई है। ज़ेलेंस्की पश्चिम को उसकी जिम्मेदारियों की याद दिला रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर आज रूस को नहीं रोका गया तो कल उसका अगला निशाना कोई और हो सकता है। यह आह्वान यूक्रेन की हताशा और उसके दृढ़ संकल्प दोनों को दर्शाता है।
एक तरफ यूक्रेन को और अधिक उन्नत हथियारों और अधिक कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की सख्त जरूरत, दूसरी तरफ जेलेंस्की यह भी दिखा रहे हैं कि यूक्रेन झुकने वाला नहीं है और वह अपने सहयोगियों से पूरी मदद की उम्मीद करता है। अब गेंद पश्चिमी देशों के पाले में है कि वे यूक्रेन को वो ठोस कार्रवाई देंगे जिसकी वह मांग कर रहा है, या फिर रूस के डर से पीछे हट जाएंगे। दुनिया देख रही है और इतिहास उन्हें उनके फैसलों के लिए परखेगा। तो दर्शकों, आज रात हमने युद्ध के मैदान की 5 सबसे बड़ी और विस्फोटक खबरों का विश्लेषण किया। हमने देखा कि कैसे रूस अपनी बफर जोन रणनीति के तहत जमीन पर आगे बढ़ रहा है और कैसे यूक्रेन अपने तकनीकी जवाब से रूस को आसमान में चुनौती दे रहा है। ये युद्ध अब एक तरफा नहीं रहा, ये एक बहुमोर्चा युद्ध बन चुका है, जहां पारंपरिक ताकत का मुकाबला भविष्य की तकनीक से हो रहा है। हर हमला, हर पलटवार और हर कूटनीतिक कदम इस संघर्ष को एक नया मोड़ दे रहा है। कैदियों की अदला बदली जैसे मानवीय कदम उम्मीद जगाते हैं, लेकिन वे युद्ध की भयावहता को कम नहीं कर सकते। भविष्य की चाबी अब 2 चीजों पर टिकी है। क्या यूक्रेन के तकनीकी हथियार और उस पर बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव रूस को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर पाएगा, या रूस अपनी पूरी ताकत से इस युद्ध को एक निर्णायक अंत तक ले जाएगा, चाहे उसकी मानवीय कीमत कुछ भी हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब न केवल यूक्रेन बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को तय करेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या रूस की रणनीति सफल होगी? क्या यूक्रेन का तकनीकी पलटवार युद्ध का रुख बदल देगा? इस महायुद्ध का अंत कैसे होगा? आपके विचार क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आपकी आवाज मायने रखती है। इस बहस में शामिल है नॉइस। सच के लिए हमारे इस मिशन में हमारा साथ दें। अगली बार फिर मिलेंगे।